ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विकासनामा में। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। विकास के नाम पर आबादी का विस्थापन गुलामी से आज़ादी तक का सफर तय कर चुका है और बदस्तूर ये सिलसिला पिछड़ी आबादी को बेदखल करते हुए जारी है। दरअसल औद्योगिक प्रगति के लिए संचालित इस व्यवस्था ने देश की एक बड़ी आबादी का सामाजिक विनाश भी किया है। यदि इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में देखें तो इन सूबों में विस्थापन के दर्द के बाद भी विकास का पहिया उस गति से कोसों दूर है जिसका हवाला देकर जनजातीय इलाकों की आबादी को घर से बेघर किया जा रहा है। राजस्थान में विकास का राज कायम करने की नीयत से SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के नाम पर गुलाबी नगरी से सटे 10 गांव खाली करा दिए गए। उजाड़ हुई आबादी की आंखों में 5 साल में खेत खलिहान छीन लिए जाने का दंश कहीं गम तो कहीं गुस्सा बनकर फूट रहा है। काई गोंदिया पीसा माने काई भी गोंदिया बस खाली पिलार बता रहा जमान हर यहाँ कैसे खाली करो तो मैं खाली कहीं अगर कोड़ जाऊँ मैं गरीब आदमी जा कैसे जगह जाऊँ मैं खाली कर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा और उसकी सहायक नदी गोई पर शहीद भीमा नायक सागर सिंचाई परियोजना आकार ले रही है, लेकिन उसके डूब क्षेत्र में धरती मां की कृपा से किसानी करने वाले जो गांव और किसान आ रहे हैं, उनके आंकड़े नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास महकमे के प्रयासों के आगे सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़े हैं। यानी 9 गांव के 2500 परिवारों में से जिनका पुनर्वास हुआ है वो दुखी हैं, तो 250 परिवार आज भी पुनर्वास की बाट जोड़ रहे हैं। देखते हैं आंकड़ों की फेहरिस्त में जमींदोज होता पुनर्वास का सच। डूब क्षेत्र कुल भूमि 1420 हेक्टेयर, कृषि भूमि 667 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 553 हेक्टेयर, बांध की लंबाई 2531 मीटर, मुख्य नहर 27.5 किलोमीटर, लाभ का गणित 20,616 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होने का दावा, कुल लागत 360.37 करोड़ रुपया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नई राजधानी बनाने की कीमत 61 गांवों को अपनी उपजाऊ भूमि छोड़कर चुकानी पड़ेगी। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ विकास योजना 2031 का नाम दिया और 2002 से यहां की जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। किसानों ने अपनी जमीन छीनते देख सरकार के खिलाफ अदालत की शरण ली और मामला विचाराधीन है। किसानों को आस है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उनके साथ ज्यादती, दूसरा उसको उचित मुआवजा नहीं देना, जमीन की बदला जमीन की डिमांड था वो जमीन नहीं देना, और उस जमीन पर शासन राजधानी से संबंधित जो आवश्यक निर्माण कार्य है उसके लिए जमीन वहाँ तक सीमित करके लेना चाहिए था। वो और ज़मीन लेकर के खुद कॉलोनी बसाने के लिए दूसरे कॉलोनियर जो लोग हैं उनको ज़मीन उसके 10 गुना कीमत पर बेचने का भी। मेधा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मेधा जी, इस पूरे इतने लंबे संघर्ष के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके कानूनी पहलुओं पर आपकी बड़ी पैनी निगाह रही होगी। आपको क्या लगता है ये विस्थापन से लेकर पुनर्वास तक का जो पूरा दंश है, इसका कानूनी पक्ष क्या है, कहाँ इसमें कमियां हैं? देखिए, जो ब्रिटिशों के समय से चलता आया 1894 का भू अधिग्रहण कानून है, यही बिल्कुल खतरनाक है। और उसमें तो यही है कि जिस कानून के तहत जबरन भू अधिग्रहण किया जाता है, उस भूमि के साथ जुड़ी हुई हर चीज, खनिज संपदा हो कि भूजल हो कि ऊपर बहने वाली नदी हो, वो भी हस्तांतरित हो जाती है, जो ब्रिटिशों की पूरी सोच और संकल्पना रही है। और इसमें फिर विकास कैसे कहा जाएगा इस चीज को? इसमें अजनतांत्रिकता है, इसमें असंवैधानिक प्रक्रिया है, और इसमें कोई भी जो कि त्याग करता है, संसाधन लगाता है, उसके बारे में कोई भी नुकसान भरपाई क्या लाभों का लाभांश देने की सोच नहीं है। और अभी जो नया भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास का कानून लाया जा रहा है, इसमें ये कहते हुए कि भाई अब पुराना कानून हम लोग रद्द कर रहे हैं, उसमें ये भी बात है कि अभी
सार्वजनिक हित के लिए ही भू अधिग्रहण होना चाहिए, ये जब ब्रिटिश कहते रहे हैं, तब अभी तो निजी परियोजनाओं को भी सार्वजनिक हित की परिभाषा में डाला जा रहा है और ये पूरा कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनियों के लिए हो रहा है। और पुनर्वास के नाम पर केवल कैश कॉम्पेंसेशन ज्यादा देने की बात, जिससे तो लोग बर्बाद होते हुए हम देखते हैं, केवल शराब पीते हैं पर वैकल्पिक आजीविका नहीं। मेधा जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपकी मुख्य बात, जी आपकी मुख्य बात बिल्कुल हम तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया। विजय मनोहर जी, आपको क्या लगता है कि जो पुनर्वास वाला जो मामला है उसमें एक ठोस पहल की जो दरकार है प्रशासनिक तंत्र की तरफ से और सरकारी तंत्र की तरफ से, वो ये स्थिति कब तक आएगी और कैसे आएगी? बहुत छोटे लेकिन सारगर्भित अंदाज में आपसे चाहूंगा, समय इसकी इजाजत देता नहीं है कि बहुत ज्यादा अब समय की कमी है। जी नहीं, देखिए मनीष, मैं बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि मौजूदा तंत्र में जो हमारे कानून हैं वो बहुत पर्याप्त हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं कि अगर उनका 100% पालन हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर उसका 100% पालन ठीक से हो जाए तो कोई समस्या इस तरह की नहीं आनी चाहिए। सारी समस्याएं जो हैं वो लोअर लेवल पर, निचले प्रशासनिक स्तर पर हैं और उसके कारण ये जो हजारों लाखों की तादाद में लोग परेशान होते हैं, पुनर्वास उनके ढंग से नहीं होते हैं, उनको पैसे ढंग से मिलते नहीं हैं, उनके वैल्यूएशन तक ठीक से नहीं होते हैं। 10 साल बाद भी ये सारे सब्जेक्ट हमारे सामने, चाहे हरसूद के हों, बरगी के हों या दूसरी बांध परियोजनाओं के हों या दूसरे विस्थापनों के हों, मैं कहता हूं कि इनकी स्टडी होना चाहिए कि ये कहां तक सरकार के जो कमिटमेंट हैं वो कहां तक पूरे हुए हैं। निचले स्तर पर सारी समस्याएं हैं, कानून और निश्चित तौर पे विजय जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हम सब पत्रकारिता जमीन से जुड़ के करते हैं। अरुण जी, आपको क्या लगता है, बहुत आखिर में आपको क्या लगता है कि कैसे इसको हम अंजाम तक पहुंचाएं? नहीं, मैं सिर्फ कानून लागू होने से समस्याएं निपट जाएंगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि विकास संबंधी जो सिद्धांत है, दर्शन है, सोच है, उसको बदले बिना जो है हम ये जो विकास का और विस्थापन का जो है जो अत्याचार है और दमन है, उससे हम नहीं निपट सकते। क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि इस धरती के जो संसाधन हैं वो सिर्फ हम ही को नहीं इस्तेमाल करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको रखना है। निश्चित रूप से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करने की बजाय कम ऊर्जा वाली सभ्यता का निर्माण करना है, तभी हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। वरना हम 10-5 साल में जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस समस्या को जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है और भी भयानक रूप से पृथ्वी ग्रह पर ये समस्याएं आ रही हैं। अभी तो विस्थापन का ही मामला है, लेकिन बाकी चीज़ें भी और आएंगी और कोई कानून उसको जो है वो समेट नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। बिल्कुल, समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। भोपाल से विजय मनोहर तिवारी जी का और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विस्थापन के दर्द से हासिल जमा के गणित का वैसे तो कोई नाता नहीं है, लेकिन जब विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे सिर चढ़कर बोलता है जैसे गांवों में बसने वाले देश का पेट केवल उद्योगों की चिमनियों से ही भरता है। अफसोस तो बस इस बात का है कि विकास की कीमत पर लगातार हो रहा विस्थापन, जड़ से जुड़ी आबादी से जो छीन रहा है, वो लोकतंत्र बनाने वालों का कभी ना खत्म होने वाला ऐसा दर्द है जो लोकतंत्र चलाने वाले देखना ही नहीं चाहते। उन्हें भूमिहीन हुई आबादी नहीं दिखती, वो बेरोजगारी, बेघर बिखरते परिवार, बढ़ती बीमारियां, पैर पसारती मृत्यु दर, आम आदमी की छिनती संपत्तियां, फैलती सामाजिक असमानता, खाने से वंचित बच्चों की तड़प को ऐसे नकारते आ रहे हैं जैसे उन्हें इन तमाम बातों से कोई लेना देना ही ना हो। लिहाजा बस यही कहा जा सकता है कि इस माहौल ने कर दिया उसे खानाबदोश, खानदानी तौर पे वो शख्स बंजारा न था। विकासनामा में आज बस इतना ही। आम आदमी की वकालत करता विकासनामा फिर हाजिर होगा। नमस्कार।